हेलो दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इलेक्ट्रीशियन वाली क्लास लेने इलेक्ट्रीशियन वाला भाई आ चुका है। दोस्तों, पूरी तैयारी के साथ आया हूं आप सभी के बीच ताकि आपकी तैयारी को और अधिक स्ट्रांग बना सकूं। तो दोस्तों, अपने अंदर के इस हौसले को संभाल के रखिए, इस जुनून को दोस्तों बरकरार रखिएगा क्योंकि एग्जाम का वक्त आ चुका है और दोस्तों ये एग्जाम आपकी सर पे चढ़कर तांडव करने वाला है। दोस्तों, अपनी तैयारी को स्ट्रांग बना के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि माना कि आपके जीवन में बहुत सारे परेशानियां हैं दोस्तों। इन परेशानियों को ना इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ना है और लगातार आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि सपने साकार उन्हीं के हुआ करते हैं जो मेहनत लगातार किया करते हैं। तो दोस्तों, मेहनत दबा के कीजिए, अटूट मेहनत कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए। दोस्तों, मुसीबतें आती हैं तो आने दीजिए, इन मुसीबतों को हमें इग्नोर करना है, इन मुसीबतों को तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे। इन मुसीबतों ने हमें बहुत कोशिश की रोकने का, लेकिन इन मुसीबतों को उनकी औकात दिखाकर हम आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार का सोच रखिएगा दोस्तों। तो उठाइए अपना कलम और उठाइए अपना नोटबुक और तैयार हो जाइए दोस्तों आज की क्लास का आनंद लेने के लिए। दोस्तों, अगर इतिहास में कुछ करना है आपको, अगर इतिहास में कुछ करना है आपको तो मेहनत तो अटूट करना होगा दोस्तों। कहते हैं ना, तू ही अर्जुन तू ही कृष्ण, तुझे ही रचना है अपनी महाभारत। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है तो अपने हिस्से का मेहनत तो खुद करना होगा। दोस्तों, ये आज का हमारा मोटिवेशन कोड है जो आपके अंदर ऊर्जा भर देने वाली है। देखिएगा, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा हौसला आजमाएगी, तुम्हारे सपने को तुम्हारी आंखों से दूर हटाएगी, पर कभी पीछे मुड़कर मत देखना ऐ मेरे दोस्त, रास्ते की ठोकर ही तुम्हें चलना सिखाएगी। कहते हैं ना कि मुसीबतों को इग्नोर करके आगे बढ़िए दोस्तों। ये मुसीबतें की इतनी औकात नहीं जो विद्यार्थियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। तो दोस्तों, इसी जुनून के साथ आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला सवाल आपके सामने है। देखिएगा दोस्तों, इन सवालों को उनकी औकात दिखाते हैं कि एक स्टूडेंट के सामने इन सवालों की क्या हैसियत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सी डिवाइस है जो करंट को चुंबकीय फील्ड के रूप में स्टोर करती है। तो उस डिवाइस का नाम है प्रेरित्र और इसको हम इंडक्टर के रूप में भी जानते हैं। लिखिएगा दोस्तों, इंडक्टर, और इसी इंडक्टर को हम प्रेरित्र के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि विभव और आवेश, लिखिएगा दोस्तों, विभव और आवेश के रूप में स्टोर करने वाली युक्ति का नाम बताइए, तो आप लिखिएगा उस युक्ति का नाम है संधारित्र। और इस संधारित्र को ना दोस्तों हम कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर ही संधारित्र कहलाता है। तो देखिएगा दोस्तों, इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यांत्रिक ऊर्जा के रूप को विद्युतीय ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है। दोस्तों, ये युक्ति है ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से डिफाइन किया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो वो काम किसका है, वो है ट्रांसड्यूसर का। अगर आपसे लिखता कि एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन है, तो वो हो जाता है दोस्तों डायोड, क्योंकि ये डायोड का ही काम है कि एसी ऊर्जा को यानी कि एसी पावर को डीसी पावर में बदलने का काम डायोड ही करती है। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में केवल ट्रांसड्यूसर ही चेंज कर सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक शुद्ध इंडक्टर, इम्पॉसिबल, शुद्ध इंडक्टर किसी एसी सर्किट के अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडक्टर दोस्तों ये एक प्रकार का पदार्थ है और पदार्थ में रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध दोस्तों उपस्थित होता ही होता है। यानी कि इस प्रतिरोध को हम नगण्य मानते हैं। जब नगण्य मानते हैं तो इस नगण्य की वजह से हम इसको शुद्ध इंडक्टर कहते हैं। तो अगर
शुद्ध इंडक्टर दोस्तों इस डीसी सर्किट में किस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है, तो लिखिएगा ये डीसी सर्किट में हमेशा शॉर्ट सर्किट की तरह रोल प्ले करता है। अगर आपसे इस एसी के स्थान डीसी के स्थान पे एसी लिखा होता तो दोस्तों ये ओपन सर्किट की तरह काम करना स्टार्ट कर देता। अगर इस शुद्ध इंडक्टर के स्थान पे लिख दे दोस्तों शुद्ध कैपेसिटर, नोट कीजिएगा यहाँ पे लिखे शुद्ध कैपेसिटर के बारे में बताइए। तो शुद्ध कैपेसिटर दोस्तों अगर शुद्ध कैपेसिटर को हम डीसी सर्किट में लगाते हैं ना तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। कैसे? ओपन सर्किट की तरह है, नोट कीजिएगा अपने नोट में। और दोस्तों अगर इसे हम एसी परिपथ में लगाते हैं तब ये है शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट की भांति ये व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने उपस्थित है। इंडक्टर का उचित कार्य क्या होता है? ये हुई ना बात। इंडक्टर का उचित कार्य लिखिएगा दोस्तों कि जो इसका उचित कार्य होता है ना ये धारा परिवर्तन का विरोध करता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये हमारा एक एसी का स्रोत, यहाँ पे से चालू होता है हमारा सर्किट। मान लीजिए इस सर्किट में यहाँ पे एक एसी मोटर लगी हुई है, राइट। इस एसी मोटर को हमें सप्लाई देना है, यानी कि ये जो सप्लाई करंट यहाँ से निकल रही है दोस्तों, यहाँ से कौन सी करंट निकल रही है? तो लिखिएगा एसी करंट। एसी जो करंट होती है ना ये पैदा ही होती है परिवर्तन मान का, तो इस परिवर्तन मान का विरोध नहीं करती है इंडक्टर। तो किस परिवर्तन का विरोध करती है? ये जो मोटर यानी कि लोड करंट का परिवर्तन कर रही है। किसका? लोड करंट में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन का विरोध करने वाला इंडक्टर है। और दोस्तों अगर पूछे वोल्टेज का परिवर्तन कौन करता है तो आप लिखिएगा उसका परिवर्तन करने वाली युक्ति है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर, जिसको क्या कहते हैं? संधारित्र। तो चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखते हैं। इंडक्टर की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? अब ध्यान देना मेरे लाडलो, यहाँ पे एसआई इकाई के बारे में पूछा है, यानी कि हमें इसकी यूनिट बतानी है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट होती है हेनरी, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। क्या? एच से इसको हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अगर पूछे ओम किसकी यूनिट है तो आप लिखिएगा रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस और इम्पीडेंस, इन सभी की यूनिट होती है दोस्तों, इन सभी की यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या? ओम। अगर पूछे वोल्ट एम्पियर किसकी यूनिट है तो आप लिखेगा ये ट्रांसफॉर्मर की यूनिट होती है, ये वोल्ट एम्पियर में होती है। अगर पूछे फैराडे किसकी यूनिट है तो आप लिखिएगा ये आवेश की यूनिट है। दोस्तों धोखा नहीं खाना है आपको, अगर यहाँ पे लिखे कि फैरड तब आप लिखेगा ये कैपेसिटर की यूनिट है। कैपेसिटर की यूनिट फैरड होती है और जो फैराडे है वो आवेश की यूनिट है। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 6 को, ये हमें क्या कहना चाहता है? वह कौन सी क्रिया है? ये क्रियाकलाप के बारे में हमें समझाना चाह रहा है कि जिसके माध्यम से इंडक्टर करंट में परिवर्तन करके किसी दूसरे इंडक्टर में वोल्टेज उत्पन्न कर देता है, यानी कि ईएमएफ उत्पन्न कर देता है। दोस्तों उसको हम पारस्परिक प्रेरण के माध्यम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जो ट्रांसफार्मर होता है, क्या? ट्रांसफार्मर, इसके अलावा मोटर और इसके साथ में मोटर और जनरेटर, ये जो सब होते हैं ना दोस्तों, इन डिवाइस यानी कि इन मोटरों के अंदर पारस्परिक प्रेरण की क्रिया ही होती है। दोस्तों अगर पूछे ना ये जो पारस्परिक प्रेरण क्रिया है ये किस नियम को फॉलो करती है तो आप लिखिएगा ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को, इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत को ये फॉलो करती है, पारस्परिक प्रेरण। अब देखिए दोस्तों करंट परिवर्तन गलत, कैपेसिटर प्रतिघात ये भी गलत, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को,
देखिएगा दोस्तों, एग्जाम में कोई सा भी पॉइंट कहीं से भी मुंह उठाकर चला आ सकता है, इसलिए हर एक पॉइंट को नोट करना है आपको और देखना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। शुद्ध इंडक्टिव एसी परिपथ में ध्यान दीजिएगा, अगर शुद्ध इंडक्टिव है वो एसी परिपथ में इस प्रकार व्यवहार करता है कि जो धारा होती है ना वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे हो जाती है या 90 डिग्री पीछे रहती है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा है एक प्रकार का वायर, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इसी में करंट भी है और इसी में वोल्टेज भी है। अब इसमें अगर एक मीटर के द्वारा हम मापते हैं तो इस करंट और वोल्टेज के बीच में कितना डिग्री का अंतर आता है, तो 0 डिग्री का इलेक्ट्रिकल अंतर आता है। लेकिन जब इस वायर में हम एक लोड कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम एक लोड कनेक्ट कर देते हैं, तो लोड कनेक्ट करने के दरमियान मान लीजिए हम यहाँ पे इंडक्टिव लोड कनेक्ट करते हैं। कौन सा, इंडक्टिव लोड। दोस्तों इंडक्टिव लोड कनेक्ट करते ही ये जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो 0 डिग्री का अंतर था ये बढ़ के 90 डिग्री का अंतर हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों जो इंडक्टिव लोड है ना, इंडक्टिव लोड यानी कि इंडक्टिव लोड केवल और केवल एसी के अंदर ही होती है। और दोस्तों एसी में जो करंट प्रवाहित हो रही है, ये वाली जो करंट प्रवाहित हो रही है, इस करंट को रोकने के लिए प्रतिरोध और इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रतिरोध और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये दोनों इस करंट को रोकने का कार्य करती है। यानी कि इस करंट को ना दो राशियां मिलकर आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिससे ये करंट पीछे हो जाती है। और कितना पीछे होती है, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली। कितना, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली। तो इस प्रकार से ये पीछे हो जाती है दोस्तों, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली पीछे हो जाती है। किससे, ये वोल्टेज से पीछे हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे अगर शुद्ध कैपेसिटिव लोड हो तो किस प्रकार से व्यवहार करेगा, तो दोस्तों आप लिखिएगा ये 90 डिग्री आगे हो जाएगी। क्या, 90 डिग्री आगे हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों इस क्लास को पूरा देखिएगा दोस्तों, पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी ना 80 साल की जिंदगी में से केवल चंद मिनट आपसे मांग रहा हूं और इसी चंद मिनट का प्रयोग करके आप इस क्लास को देखिए दोस्तों। इतने में तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ न कुछ ये क्लास आपको जरूर सिखाएगी। देखिएगा, शुद्ध इंडक्टर वाली परिपथ का सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्या, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को अगर 1/4 कर दे, कितना, 1/4 कर दें, तो परिपथ का जो करंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस सूत्र को दोस्तों नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। एक्सेल बराबर होता है 2πfl, 2πfl। यहां से दोस्तों हम केवल F को उठाते हैं। दोस्तों ये जो F है ना, इसका बहुत अच्छा दोस्ती है किसके साथ में, इस XL के साथ में। ये बराबर है किसके, XL के। XL क्या होता है, XL क्या होता है, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये दोस्तों है हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो एक्सएल भी कम होगी, अगर एक्सएल अधिक होगी तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी हमारी अधिक होगी। अब देखिए एक्सएल की यूनिट क्या होती है, तो लिखिएगा इसकी यूनिट होती है ओम। ओम किसका दोस्तों, ओम किसकी यूनिट है, तो आप लिखिएगा ये प्रतिरोध की यूनिट है। किसकी, प्रतिरोध की यूनिट। और प्रतिरोध का काम क्या होता है कि करंट के प्रवाह को रोकना। यानी कि अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम 1/4 कम करते हैं तो ये दोस्तों ये प्रतिरोध का मान भी 1/4 कम होगा, जिससे करंट अधिक प्रवाहित होगा। और कितना अधिक होगा, 4 गुनी अधिक हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो एक्सएल है ना, ये प्रतिरोध की तरह व्यवहार करती है और ये करंट को रोकने का काम करती है। जो जब हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को 1/4 कम कर देते हैं तो हमारा एक्सएल भी कम हो जाता है और इसके कम होने से जो करंट आई है ना, ये अधिक हो जाती है। कितना, 4 गुनी अधिक हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। क्या, इसकी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 9 को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
किसी भार युक्त परिपथ है, यानी कि सर्किट में लोड कनेक्ट है। ध्यान दीजिए, परिपथ में क्या है, लोड कनेक्ट है और इस परिपथ को हम ऑन और ऑफ करते हैं। उस दौरान परिपथ का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उस पे चिनगारी उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पार्किंग। नोट कीजिएगा दोस्तों, इसी को हम कहते हैं स्पार्किंग। तो देखिए क्या कारण हो सकता है, अभी बताता हूं क्या कारण हो सकता है। अब देखिए, ये है हमारा एसी का सप्लाई सोर्स, ये है हमारी सर्किट। इस सर्किट में यहाँ पे लगी है लैंप और इसी सर्किट के आगे लगी है दोस्तों ये है सीलिंग फैन। यहाँ पे हम इन दोनों को सप्लाई देने के लिए वन वे स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इस स्विच को हम ऑन करेंगे ताकि सप्लाई लैंप तक पहुंच जाए और सीलिंग फैन तक पहुंच जाए, ताकि हमें हवा मिलना स्टार्ट हो जाए। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे ही इस सप्लाई को ऑन करने के लिए हम स्विच को यहाँ पे चालू करते हैं तो इस कॉन्टेक्ट में ना स्पार्किंग पैदा होने लगती है। क्या यहाँ पे होती है, तो आप लिखिएगा स्पार्किंग, जिसको हम चिंगारी के नाम से जानते हैं। तो ये चिंगारी किसके वजह से आती है दोस्तों, ये चिंगारी उच्च इंडक्टेंस होने के कारण आती है। अगर इंडक्टेंस का मान उच्च है तो दोस्तों यहाँ पे चिंगारी अवश्य आएगी और इसी चिंगारी के दौरान शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, जिससे हमारी लैंप खराब हो सकती है, सीलिंग फैन जल सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार की सेफ्टी प्रदान करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब शॉर्ट सर्किट से कोई खतरा नहीं, ये फ्यूज शॉर्ट सर्किट से बचा लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों अगर उच्च इंडक्टेंस है तो यहाँ पे चिंगारी निकलना ही निकलना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल प्यार भरी निगाहों से देखिए। फेराइड कोर इंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये हमारा एक प्रकार का पदार्थ है, ये है पदार्थ है। इस पदार्थ का नाम क्या है, तो आप लिखेगा इसको हम फेराइड कहते हैं। क्या, इसको फेराइड कहते हैं। एक कोर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और दोस्तों इस कोर में हम इंडक्टर कॉइल को लपेटते हैं। ये देखिए इंडक्टर कॉइल है। इस प्रकार का हमारा एक फेराइड कोर इंडक्टर तैयार हो गया। तो इस प्रकार के इंडक्टर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो आप लिखिएगा ट्रांसमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लिखे दोस्तों जो रेडियो रिसीवर होता है, रेडियो रिसीवर, यहाँ पे भी इसी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फेराइड कोर वाली इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में किस प्रकार के इंडक्टर का प्रयोग करते हैं, तो आप लिखेगा ये जो इंडक्टर है ना, इन इंडक्टरों का आकार यानी इनकी साइज को हम मोटी कर देते हैं और इनको इस प्रकार से एक टर्न का रूप दे देते हैं दोस्तों। और इस प्रकार की जो कॉइल होती है ना, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में करेंगे। यानी कि यहाँ पे कोर के रूप में कुछ भी नहीं है, तो कोर के रूप में क्या है, तो आप लिखिएगा वायु। कोर के रूप में क्या है, इन कॉइलों के बीच में वायु है, इसलिए इसको कहेंगे वायु कोर इंडक्टर। लिखिएगा वायु कोर इंडक्टर। तो वायु कोर वाले इंडक्टर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। इसके अलावा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो पल्स दूर करने में उपयोग किया जाता है ना, तो किस प्रकार का इंडक्टर कोर होगा जहां पे पल्स को दूर करने में प्रयोग में लेंगे, तो आप लिखेगा लोहा। यानी कि यहाँ पे हमने अभी फेराइड का उपयोग किया है, इसके स्थान पर अगर हम आयरन का उपयोग करते हैं, लोहे का प्रयोग करते हैं, तो लौह कोर इंडक्टर बन जाएगा और उसका उपयोग पल्स दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये जो पल्स है ना, तो इस एसी वाले पल्स का, एसी पल्स को दूर करने के लिए हम प्रयोग करेंगे आयरन कोर युक्त कॉइल का। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का क्लास का समापन होता है। देखिएगा दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ये सवाल की वैल्यू तब समझ में आएगी जब ये उठ के एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों इन सवालों को ना आप ध्यान से देखिए। अगर एक बार आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार बैक करके देखिए, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन तैयारी करने का मजा ही कुछ अलग होता है, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत होते हैं। हम इस वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं, इस वीडियो
वीडियो को आगे करके देख सकते हैं, बीच में करके देख सकते हैं, इस क्लास को यहीं पे रोक के देख सकते हैं। तो कई सारे माध्यम होते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से आपको समझ आए उस प्रकार से इस क्लास को देखिए। तो दोस्तों इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए कौन सी दवा की खुराक बन सकती है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों एक नई क्लास के साथ हम फिर से आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। तो दोस्तों इंतजार करते रहिएगा हमारा, हम आपके इंतजार को एतबार में बदलने जरूर आएंगे।